देखिए ट्रायल बैलेंस वगैरह क्या होता है, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले। अब हम लोग बात करेंगे कि फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले फिर वही ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन आ रहा है कि पहला स्टेप क्या है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, कि आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या करना होता है, सारे क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस जो है लेजर अकाउंट्स के, वो सब शो करने होते हैं, ठीक है। और अगर दोनों जो कॉलम है ट्रायल बैलेंस के वो अगर टैली हो जाते हैं तो मतलब कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्राप्त हो गई, मतलब जोड़ घटाने में कहीं भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये इसकी बेसिकली ट्रायल बैलेंस का काम है, मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करना। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप ये देख लीजिए कि ये चैप्टर जो है ये जीआईबी पेपर 3 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है। देखिए जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि आपको बैलेंस करने के लिए डालनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल रेंट, आपने मान लीजिए बिल्डिंग का रेंट आपने पहले पे कर दिया है, ठीक है, और अभी वो कंजम्पशन में भी शो नहीं करा, आपने एडवांस में पे कर दिया है। या मान लीजिए सैलरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्च का मंथ है, मार्च के मंथ में आपने सैलरी पे करी, आपको 31 मार्च का बैलेंस शीट बनानी है या ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आपने पेमेंट तो सैलरी कर दी, अब सैलरी आप पे करोगे जाके अप्रैल में, 1 अप्रैल को, ठीक है, लेकिन आपको बनाना है 31 मार्च को, तो आप उसको डेबिट एंट्री दिखाओगे कि आपने सैलरी पे कर दी है इसको, ठीक है। तो इस एंट्रीज को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिससे कि क्रेडिट और डेबिट साइड मैच हो सके। अब इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज के एग्जांपल दिए गए हैं। पहला एग्जांपल देखिए भाई, सैलरी वाला है। सम ऑफ द एक्सपेंसेस मे हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड, मतलब कुछ खर्चे हो चुके हैं लेकिन अभी शो नहीं हुए, जैसे कि सैलरी बता दिया एग्जांपल कि भाई अप्रैल में सैलरी पे हो रही है लेकिन मार्च में काम तो मार्च में हुआ है, और जो क्लोजिंग मार्च में हो रही है तो इसलिए उसको उसी में दिखाना जरूरी है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पड़ेगी। सम ऑफ द एक्सपेंसेस मे हैव बीन पेड इन एडवांस बट नॉट इनकर्ड, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज, जैसे मान लीजिए आपके जो फर्म है उसमें इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज होता है, ऐसी जगह है मेट्रो सिटी में कहीं पर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड है, तो आपने प्रीपेड में 10,000 रुपए का रिचार्ज कर दिया लेकिन यूटिलाइज तो अभी हुई नहीं है, तो ऐसी एंट्रीज को भी आपको तो प्रॉफिट लॉस के दिखाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस में उसके लिए एक एंट्री डालनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। सम इनकम्स मे हैव एक्वायर्ड बट नॉट रिसीव्ड, कुछ चीजें ऐसी आपने कोई गुड्स बेच दिए हैं लेकिन उसका पैसा अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो इनकम हो गई आपकी लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री डाल करके उसको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस करोगे, ठीक है। सम इनकम, देखिए इसमें इन्होंने वैसे बैंक के संबंध में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। इन्होंने एग्जांपल दिया था कि उसका एफडी का, कि एफडी में इंटरेस्ट तो आपने मतलब देखा जाए तो इनकम हो गई, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, लेकिन आपने एक्वायर कर रखा, आप पे कब कर रहे हो, जब आपका वो 5 साल है, 4 साल है, 6 साल है, 10 साल, जितना का भी टर्म है वो खत्म हो रहा है उसके बाद भी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उस एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्री में डाल के रख रहे हो, ठीक है। सम इनकम्स मे हैव बीन रिसीव्ड बट नॉट अक्योर्ड, मतलब कहीं कहीं पर क्या है, जैसे रेंट है, आपने कोई जगह किराए पे दे रखी है, उसने 3 महीने का एडवांस दे दिया, भले ही वो पैसा अभी आपको एडवांस पेमेंट प्राप्त हो गया है लेकिन वो अक्योर नहीं है, वो चीज हैपनिंग नहीं हुई अभी तक, तो इसका मतलब ऐसी एंट्रीज को भी एडजस्ट करने के लिए डालना पड़ेगा, जिससे कि मान लीजिए उसने पैसा 3 महीने का एडवांस दे दिया 1 मार्च को, अब पैसा उसने दिया मार्च अप्रैल मई 3 महीने का, ठीक, लेकिन आपको तो 31 मार्च तक का हिसाब चाहिए, तो आप उसमें क्या करोगे, 1 महीने का ही मान के चलोगे, बाकी 2 महीने का जो है अप्रैल और मई का उसको अगली बैलेंस शीट में लोगे, ठीक है, जिससे कि जो करंट फाइनेंशियल है उसका आपको सही अनुमान मिल सके और आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन निकल के आ सके। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, कैसे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल में, दिस इज डन थ्रू प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली क्या चीजें आती है, दो आती हैं, एक आती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक आता है बैलेंस शीट, तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ये दोनों चीजें बनेगी। ये कहा गया है कि ये इंश्योर करना है कि जो फिक्स एसेट से संबंधित डिप्रिसिएशन है वो उसमें मार्क होना जरूरी है, ठीक है, मतलब उससे संबंधित एंट्रीज को मार्क करना जरूरी है। भाई देखिए छोटा मोटा डिप्रेशन नहीं बदलता, लेकिन कोई अगर मान लीजिए 10 करोड़ की मशीन लगी है, उसमें अगर 10% का डिप्रेशन हर साल हो रहा है तो 1 करोड़ का फर्क आ जाएगा ना, तो इसलिए इन एंट्रीज को रिकॉर्ड मतलब एज ए एक्सपेंस मार्क करना जरूरी है, उसके बाद ही आप फाइनल बैलेंस बनाएंगे। एंट्री रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, भाई आपने आज सामान मान लीजिए आपने जुलाई में लिया 10,000 रुपए का सामान, ठीक है, अगस्त में लिया 20,000 रुपए का सामान, सितंबर में लिया आपने 50,000 रुपए का सामान, फिर जुलाई में आपने बेचा 2,000 का सामान, अगस्त में बेच दिया आपने 20,000 का सामान, ठीक है, सितंबर में आकर के आपने पता लगा 15,000 का सामान बेच पाए, तो ये सब प्लस माइनस करते करते फाइनली क्लोजिंग बैलेंस पर आकर के आपके पास कितना स्टॉक बचा है, भाई जो स्टॉक आपके पास बचा है वो आपका एसेट है ना, तो ये क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए, उसमें आपका चाहे इन्वेंट्री चाहे गोदाम में रखी हो, चाहे दुकान पे रखी हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे इन ट्रांजिट हो, तो वो सब आपका माना जाएगा अगर उसका बिल अभी तक या उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो।
इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंस। मतलब क्या हुआ कि टोटल परचेज कितना किया था सामान आपने साल भर में, उसके साथ में आपका जब साल 1 अप्रैल को आपकी साल की शुरुआत में स्टॉक आपके पास था कितना, ठीक, फिर 31 मार्च को जब साल खत्म हुआ तो आपके पास स्टॉक कितना बचा वो घटा दिया, और प्लस टोटल आपने कितना खर्चा कर दिया। इन सबको जोड़ करके अगर सेल्स में से माइनस कर दिया जाए तो प्रॉफिट निकल आएगा। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे पढ़ने में याद करेंगे तो याद नहीं होगा, बट वो उसको समझ लेंगे तो बहुत सिंपल है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी स्टॉक है उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहिए गोदाम से। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस की सही कंडीशन फर्म को पता चल सके। एंश्योर एंट्रीज रिलेटिंग टू द अदर आइटम्स, कुछ अदर एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि बैंक के केस में कोई एनपीए खाता होने वाला है, या फिर अगर नॉर्मल फर्म है उसने किसी को सामान बेचा, उसे पता है कि ये पैसा उसने उधार पे दिया, ये पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि जिसको बेचा है वो बेईमान है, वो भाग गया है, ठीक है, तो ऐसे में उसको उसके लिए प्रोविजनिंग भी करनी होती है। कुछ बैड या डाउटफुल डेट्स जो होते हैं या आपको राइट ऑफ करने होंगे कि भाई अब तो ये पैसा कभी वापस नहीं आता, उसको राइट ऑफ करो, ठीक है, वरना आपकी बैलेंस शीट खराब हो रही है, क्योंकि राइट ऑफ नहीं करोगे तो आपको प्रोविजनिंग करते रहना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, पहली बात करिए ना क्लोजिंग एंट्रीज की। एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट शुड बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू पीएल अकाउंट। मतलब हर एक अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने पर, चाहे क्वार्टरली क्लोजिंग समझो, चाहे आप एनुअल क्लोजिंग समझो, चाहे बाय मंथली समझो, चाहे बाय ईयरली समझो, सभी के केस में कहा गया कि जो भी इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होंगे उनमें संबंधित क्लोजिंग एंट्रीज डाल के पीएनएल अकाउंट के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को जीरो करना कंपलसरी है। इन एंट्रीज को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज। जैसे कि अगर किसी का सैलरी अकाउंट है, किसी बैंक का, किसी फर्म का, मान लीजिए साल के अंत में उसमें 3 लाख रुपए डेबिट दिखाई पड़ रहा है, तो हमें एक क्रेडिट एंट्री पास करनी पड़ेगी उस पीएल अकाउंट में, जिससे कि ये हो जाए कि 3 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। उस डेबिट एंट्री को कुल मिला के जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सैलरी आपने साल भर पे करी है, उसकी बात हो रही है। इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें मान लीजिए वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेवेन्यू टू अराइव व्हाट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब जो गुड्स थे वो उनकी कॉस्ट कितनी थी और उसको हमने माइनस किससे कर दे, रेवेन्यू से। हमने मतलब मान लीजिए 10,000 का सामान खरीदा था, बेचा हमने 12,000 का, तो रेवेन्यू हमें 12,000 प्राप्त हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स 10,000 रुपए थी, तो 10 माइनस 12 बचा 2,000, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000। इन 2,000 में से बाकी खर्चा बाद में निकलेगा कि मार्केटिंग में कितना गया, एडवर्टाइजमेंट में कितना गया, फ्यूल में कितना गया, मेंटेनेंस में कितना गया, वो सब बात की बात है। बट ओवर ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंस। ये सेम वही जो ऊपर फॉर्मूला उसी में बस प्लस माइनस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये समझ लो आप कि इसमें नॉर्मल वाला जो है उससे पहले जब नेट प्रॉफिट फिगर जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। जब नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज ओनली द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, व्हाइल द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज ऑल नॉन ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स आल्सो। मतलब कि जो नॉर्मल पीएल अकाउंट है, पीएल स्टेटमेंट है, वो आपका सिर्फ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बताता है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नॉन ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स को भी शो करता है। बस मेन फर्क दोनों में यही है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले कंपोज अ ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर उसको अरेंज करना है। ट्रायल बैलेंस को अरेंज करने के लिए हमें उसमें एडजस्टिंग एंट्रीज डालनी होती हैं, जो हमने अभी शुरू में ही इस वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद सभी एक्सपेंस को डिस्कार्ड करना है, सारे रेवेन्यू अकाउंट्स को खत्म करना है, ठीक है। जो भी ट्रायल बैलेंस होगा उसमें एक्सपेंस, रेवेन्यू, लॉस, गेन, लायबिलिटी, इक्विटी, एसेट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। जो ट्रायल बैलेंस में इक्विटी, लायबिलिटी, एसेट के अलावा सारी चीजें डिलीट कर दो आप, और इन डिलीटेड अकाउंट को कहीं अलग इनकम स्टेटमेंट पे यूज करोगे, ठीक है। जो भी आपके गेन्स वगैरह हो रहे हैं वो सब इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। फिर कैलकुलेट करना है हमें रिमेनिंग अकाउंट्स। टिपिकल क्या क्या आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में वो बताए गए, जैसे कैश रहेगा, उसमें अकाउंट रिसीवेबल्स रहेगा, इन्वेंट्री रहेगी, फिक्स एसेट्स, अदर एसेट्स, अकाउंट्स पेबल, एक्योर्ड लायबिलिटी, डेब्ट, अदर लायबिलिटीज, कॉमन स्टॉक, ये सब कुछ बैलेंस शीट में रहेगा। उसके बाद हमें लास्ट में वैलिडेट करनी होती है बैलेंस शीट। द टोटल ऑफ ऑल एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट शुड बी सिमिलर टू द लायबिलिटीज। सबसे मेन काम है बैलेंस शीट का कि एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है, ये सबसे जरूरी काम है, ठीक है। मतलब लायबिलिटी प्लस स्टॉक होल्डर कैपिटल, जो भी स्टॉक होल्डर ने अपना पैसा, जो भी मतलब कंपनी के मालिक ने अपना पैसा लगाया प्लस लायबिलिटी जो है, ये सब मिला के एसेट के बराबर है, जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसी की बात हो रही है, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।